गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो नहीं डालनी थी, फिर भी हम डाल रहे हैं क्योंकि मुझे किसी कारणवश 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं क्लास की तरफ और हम लोग आज की क्लास में कुछ शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। मैं आशा करती हूँ कि 3 अक्षर का समास, जो कि बहुत ही उलझन चैप्टर थी और मैं अच्छे से उसे सुलझा दिए थी, शायद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फटाफट प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों की जगह समस्त पद का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। पुनः मतलब दोबारा से, फिर से। तो कुछ इसमें से रेड कलर की पेन से लिखी हुई है, उसे रंगीन पद में उसका समस्त पद का प्रयोग करते हुए उसको दोबारा से फिर से वाक्य में प्रयोग आपको करके लिखना है। क है, मैं कार्यक्रम में समय के अनुसार पहुंच जाऊंगा। तो समय के अनुसार तो क्या हो जाएगा, यथा समय। इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, यथा समय, मतलब समय के अनुसार। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे आंसर में, मैं कार्यक्रम में यथा समय पहुंच जाऊंगा। ख है, यात्रा पर जाते समय पिताजी ने मुझे राह के खर्च के लिए पैसे दिए। राह मतलब रास्ता। तो इसको सही तरीके से क्या लिखेंगे, यात्रा पर जाते समय पिताजी ने मुझे राह खर्च के लिए पैसे दिए। नेक्स्ट है ग, विजयादशमी के दिन 10 सिर वाले का पुतला जलाया जाता है। जैसा कि कल है, तो 10 सिर वाले कौन होते हैं, तो रावण। तो इसको सही तरीके से लिखने का तरीका है, विजयादशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। घ है, गरीबों को कभी कभी पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता है। तो इसको सही तरीके से लिखने का, पेट भरकर मतलब भरपेट बोलते हैं ना हम लोग आपस में कि खाना खा लो भरपेट। तो गरीबों को कभी कभी भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। राइट। लास्ट है, रेखा द्वारा अंकित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ऐसे शब्द के अर्थ क्या होता है, जो रेखा द्वारा अंकित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखांकित। इसको सही तरीके से लिखेंगे, ऐसे शब्द के अर्थ को रेखांकित कहे जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है, तत्पुरुष समास में ऑप्शन है पहला पद प्रधान होता है, दूसरा ऑप्शन है दोनों पद प्रधान होते हैं, तीसरा है दूसरा पद प्रधान होता है। आपको पता है तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद भी प्रधान नहीं होता है, लेकिन दूसरा पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा लास्ट वाला, यानी थर्ड। ख है, अव्ययी भाव के समास में पहला ऑप्शन डैश है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है, समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। थर्ड है, विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है, जैसा कि हमने क्लास के दौरान पढ़ा हुआ है। ग है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो संख्यावाची किस में होती है, द्विगु में। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द्विगु। उसमें सही चिन्ह का प्रयोग कर देना है आपको। घ है, कर्मधारय समास में दोनों पदों में क्या संबंध होता है। क्या हो जाएगा, कर्मधारय का परिभाषा क्या होता है, दोनों होता है, विशेषण विशेष भी होता है और उपमान उपमेय, दोनों में से कोई भी एक होता है। लेकिन
यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट है विशेषण विशेष्य, सेकंड है उपमान उपमेय, थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों का। तो चाहे तो विशेषण विशेष्य भी होता है, चाहे तो उपमान उपमेय होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों का होता है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड। नीचे दिए समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। आपको समस्त पद दिया गया है, सेकंड कॉलम में आपको समास को विग्रह करके लिखना है, थर्ड में लिखना है समास का भेद, कौन सी समास है। फर्स्ट है त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन है। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा, क्या है त्रिनेत्र, तीन। मैंने क्या बोला था कि द्विगु समास में संख्यावाची पहला पद होता है, लेकिन बहुव्रीहि में क्या होता है, किसी खास विशेषण का होता है, जैसे कोई विशेषता बता रहा है। अब तीन आँखें किसकी होती है, किसी थर्ड पर्सन की होती है, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन एक शिव जी का होता है तीन आँखें, तीसरा नेत्र जब जो खुलता है तांडव होता है, तांडव, तो तीन नेत्र हैं जिसके, तो अर्थात क्या लिखेंगे, बहुव्रीहि समास। दोपहर, दोपहरों, पहरों मतलब समय का समाहार, दोपहर, दो है यहाँ क्या है, संख्यावाचक है, संख्यावाची है, लेकिन पहर क्या है, कोई खास विशेषता तो नहीं बता रही है, तो समाहार है यानी समूह है। समूह और समाहार जो विग्रह करके आप करेंगे उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी समास है। तो क्या हो जाएगी, द्विगु समास। दही वड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ऐसा सुने कि बड़ा दही, बिल्कुल नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो क्या हो जाएगा, कर्ता के 8 चिन्ह हैं, दही में डूबा, जब विग्रह कीजिएगा ना इसी से पता चल जाएगा। में है तो कौन सी तत्व, तो का आ गया बीच में, तो का क्या हो गया, कौन सा संबंध, का के की, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे ही आपको जब विग्रह करेंगे तभी आपको समास का पता चल जाएगा। यथासंभव, अगर इसको विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ तक संभव हो सके, यानी जैसा संभव हो, दोनों आ जाएगा, तभी भी यथासंभव ही हो जाएगा। तो कौन सी समास है, अव्ययी भाव समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो कौन सी समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। हस्त लिखित, हस्त मतलब हाथ, लिखित मतलब लिखना, लिखा हुआ, यानी हाथ से लिखा हुआ, यानी हाथ से, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म के नहीं है यहाँ, हाथ से द्वारा लिखित, यानी कौन सा हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, अलग नहीं हो रहा है ना, हाथ से लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं तो हमारा हाथ चल रही है ना, जब हम लिख कर छोड़ देंगे तब यहाँ क्या हो जाता, आपादान, लेकिन कह रहा हाथ से लिखित, हाथ से द्वारा लिखित, तो करण तत्पुरुष समास। नंबर 4 है, नीचे दिए समस्त पदों में द्विगु समास के उदाहरण को रेखांकित कीजिए। इसमें से प्रत्येक लाइन में 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन से द्विगु समास का उदाहरण है वो आपको अंडरलाइन करनी है, यानी रेखांकित करनी है। फर्स्ट लाइन में क्या है, चारपाई, सडानन, रात दिन, चौराहा, इसमें से कौन से द्विगु है इस 4 में से, तो फर्स्ट है चारपाई। चारपाई किस लिए, जहाँ 4 पैरों का समाहार हो। अब जैसे गाय को ले लेते हैं तो गाय को कितने पैर होते हैं, 4, लेकिन वो 4 पैर जो है गाय में जुड़ा हुआ है, 4 क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। तो इसमें कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है हमें, द्विगु समास के उदाहरण, तो 4 काउंटिंग हो गया, संख्यावाची हो गया, तो द्विगु समास है, क्योंकि खास विशेषता नहीं बता रही है, 4 पैर का समाहार है, इसलिए हम द्विगु समास कहते हैं। तो चारपाई हो जाएगा, और चौराहा, जहाँ 4 रास्ते का समूह हो उसे हम चौराहा कहते हैं, तो ये दोनों अंडरलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है तिरंगा, कमल नयन, नवरत्न, दुअन्नी, तो तिरंगा 3 रंगों वाली। अब देखिए यहाँ सवाल आपको ये आ रहा है कि 3 रंगों वाली अर्थात क्या हो जाती है, 3 रंगों वाली भारतीय ध्वज भी कहलाती है, खास विशेषता भी बता रही है, लेकिन यहाँ 3 रंगों का समूह भी है, 3 रंग, ग्रीन, केसरिया और सफ़ेद,
एक ही झंडा में फ्लैग से जुड़ा हुआ है, तो दोनों है, इसे द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में सारा पद का ही विशेषण का कार्य करता है। लेकिन कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों समासों के अंतर्गत रखा जाता है। कैसे पता चलेगा? वो आप जब विग्रह करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये ध्यान खास रखना है। तो तिरंगा में है द्विगु, यहाँ द्विगु है इसलिए हमने अंडरलाइन किया है, लेकिन यह बहुव्रीहि भी हो सकती है। राइट। नवरत्न, 9 रंगों का समूह। नव क्या हो गया? 9 संख्यावाची है, समूह है रत्न, तो इसका मतलब है कि यह द्विगु समान। दु अन्नी, 2 आनों का समूह। दु है 2, विग्रह करेंगे तभी आपको पता चलेगा। दु अन्नी, 2 आनों का समूह, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट है मार्ग व्यय चतुर्भुज त्रिनेत्र शताब्दी। मार्ग व्यय होगी नहीं, द्विगु समास। चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का समूह। क्या हो गया? यह हो गया 4 भुजाओं का, यानी इसको अंडरलाइन करना ही है। त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र क्या हो गया? 3 आंखें हैं, तो बहुव्रीहि है ना। तो ये हम इसको यहाँ त्रि देख के 3 नहीं समझ लीजिएगा, इसको नहीं करनी है आपको। शताब्दी, शताब्दी सत मतलब होता है 100, संस्कृत शब्द जिसका हिंदी का अर्थ होता है 100, सत मतलब 100। अब शताब्दी और शब्द है जुड़ा हुआ, शब्द मतलब युग, यानी 100 युगों का समूह, तभी जाके शताब्दी कहला। 100 युगों का समूह में शताब्दी कहते हैं, इसलिए यह द्विगु समास हो गया। ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द है। लास्ट है सप्तऋषि, नीलकमल, त्रिवेणी, पंचानन। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, यानी 7 ऋषि हैं। इसका मतलब है 7 क्या है? संख्यावाची है। ऋषियों का क्या है? समूह। इसका मतलब है यह द्विगु समास है, तो अंडरलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। देखिए 3 नदी, वेणी मतलब नदी होता है। 3 नदी कहाँ मिला है? वो है इलाहाबाद का जो नाम चेंज हो गया है प्रयागराज में, वो 3 नदियों का संगम मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, 3 नदी मिला के। तो 3 नदी आपस में ही तो जुड़े हुए हैं। खास बता तो रहा है प्रयागराज, लेकिन आपस में सम्मिलित है। और फर्स्ट पद क्या है? तिरी है, तो संख्यावाची हो गया, तो क्या हो जाएगा? यह द्विगु समास हो जाएगी। पंचानन है, पंचानन में क्या है? 5, आनन मतलब मुख, मैं हमेशा बोलती हूँ आनन का अर्थ होता है मुंह। अब 5 मतलब 5 मुख वाला कौन है? अब 5 मुख वाला कार्तिक है, ठीक है ना, कार्तिकेय हो, इसलिए यह नहीं होगा। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि पंच है, 5 पंच मतलब 5 हो गया, आनन का पता ही नहीं आपको, द्विगु समास अंडरलाइन कर दीजिएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। जैसे अब इसी तरह एक एग्जाम्पल याद आ गई, जैसे पंजाब आएगा आपको, तो पंजाब के क्या है? पंजाब, तो पंजाब में दोनों शब्द में क्या है? 5 है। आब है, आवों का समूह, आब मतलब क्या होता है? नदी होता है। तो 5 नदियों का अगर समूह है तो पंजाब क्या हो जाएगा? 5, ये द्विगु हो जाएगा, समूह है ना। उसी तरह षडानन, 6 मुख वाले, कार्तिक जी को 6 मुख था। इसी तरह आपको करके विग्रह जैसे ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 5। नीचे दिए समस्त पदों का विग्रह निर्देशानुसार कीजिए। निश्चित पद और आपके बगल में समास भी दिया है, लेकिन आपको विग्रह करना है। कौन सा समास दिया है? प्रत्येक शब्द में दोनों समास दिया है, दोनों समास को आपको निर्देशानुसार यानी आदेश जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार ही करना है, अपनी मनमानी यहाँ नहीं चलानी है। फर्स्ट क है तिरंगा, तिरंगा में द्विगु भी है, बहुव्रीहि है, तो द्विगु में क्या हो जाएगा? 3 रंगों का समूह। अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो 3 रंगों का समूह है। बहुव्रीहि में क्या हो जाएगा? 3 रंग हैं जिसमें भारतीय ध्वज। आई बस समझ, ऐसे ही करना आपको। ख है कमल नयन, कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो कमल धारय में क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन। बहुव्रीहि में क्या हो जाएगा? कमल जैसे नयनों वाली, अर्थात विष्णु जी, है ना, विष्णु जी की कमल जैसे नयन थे, नयन मतलब आँखें। चलिए, ग है पीताम्बर,
कर्मधारय बहुव्रीहि, दोनों में आपको विग्रह करना है। तो कर्मधारय में क्या हो जाएगा, पीला अंबर, यानी अंबर मतलब वस्त्र। बहुव्रीहि में क्या है, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण और विष्णु दोनों के पीले वस्त्र हैं। घ है चतुर्भुज द्विगु बहुव्रीहि, दोनों में आपको विग्रह करनी है। 4 भुजाओं का समूह, समूह आ गया 4 संख्यावाचक है तो द्विगु में हो गया। अगर इसे बहुव्रीहि में करेंगे विग्रह तो क्या हो जाएगा, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, 4 हाथ है ना उनके, भुजा मतलब हाथ। और अ है त्रिवेदी, द्विगु में करना है विग्रह और बहुव्रीहि में करनी है। त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला, 3 अर्थवेद, सामवेद, आयुर्वेद, ये सब होता है, 4 वेद होते हैं ना, तो यहाँ त्रिवेदी दे, 3 वेदों को जानने वाला। और द्विगु में तो हो गया 3 वेदों वाला, जानने वाला, लेकिन बहुव्रीहि में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वेदों का ज्ञाता, अर्थात सामवेद। ठीक है, तो ऐसे आपको आदि निर्देश के अनुसार आपको विग्रह करनी है। नंबर 6 है, नीचे दिए पदों का समास कीजिए तथा समास भेद लिखिए। आपको समस्त पद समास का विग्रह करके आपको दिया है, आपको कौन सी समास है वो का भेद लिखना है, और दूसरा आपको समस्त पद भी लिखना है, 2 कॉलम में दिया हुआ है। तो फर्स्ट है भारत के वासी, अब क्या हो जाएगा, भारत के वासी, तो भारतवासी कौन सा है, भारत के, संबंध के का की, तो संबंध तत्पुरुष समास हो गया। काली है जो मिर्च, यानी काली मिर्च, कर्मधारय समास। वचन रूपी अमृत, वचना अमृत, तो क्या बोल जाएंगे, अमृत इसमें साइलेंट है तो वचनामृत समस्त पद हो जाएगा, और समास क्या हो जाएगी, कर्मधारय समास। पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषों में उत्तम है जो, क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम, कौन सी हो जाएगी, अधिकरण में है, यहाँ कारक का चिन्ह है तो अधिकरण में तत्पुरुष समास हो जाएगा। गृह में प्रवेश, तो क्या हो जाएगा, में है गृह प्रवेश, तो उसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा, मैंने बताया था कि खट्टा और यथा जो भी हो, या एवं हो और दोनों अपोजिट हो तो कौन सी समास हो जाएगी, द्वंद्व समास। तो यहाँ और भी है बीच में और अपोजिट भी है, दोनों देखना है आपको, खट्टा है तो कहीं मीठा है, दाल है तो भात है, ऐसे करके आपको समझना है। तो कौन सी समास हो जाएगी, द्वंद्व समास। देश को गया हुआ, क्या है, फिर से को, कर्ता ने कर्म को है तो कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। लेकिन इसको देश को गया हुआ, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, देशगत, ऐसे आपको लिखना है। ऋण से मुक्त, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन ऋण से मुक्त क्या हो जाएगा, समस्त पद ऋण मुक्त। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण भी हो जाएगा, अपादान भी हो जाएगा, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं है। ऋण से मुक्त यानी ऋण मतलब कर्ज, वो कर्ज से मुक्ति हो चुका, कब का, यानी हो चुका, तो क्या हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष समास। ऐसे आपको विग्रह करना है, जहाँ अलगाव हो वहाँ आपादान होती है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और जहाँ जुड़ा हुआ हो उसमें उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, उद्योग का पति, कर्ता ने कर्म के करण, संबंध का के की, तो क्या है, उद्योग का पति, तो क्या हो जाएगा, उद्योगपति, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कमल जैसे चरण, यानी चरण कमल, इसका समस्त पद क्या होगा, कमल जैसे चरण, यानी चरण कमल, तो इसका कौन सी समास हो जाएगी, कर्मधारय समास। तो लास्ट यहीं तक था, तो आशा करती हूँ कि कुछ भी नहीं है, प्रश्न उत्तर हम इसलिए करते हैं ताकि एक अच्छे से अभ्यास हो जाए। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न को जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।